तो ये जो हमने लिक्विडिटी ट्रैप की बात करी थी, तो इसमें हमने ये तो बता दिया था कि भाई जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो आरबीआई हमारा वो किसको फॉलो करेगा बेटा, बता, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसमें हमने सारी बातें करी थी। लेकिन तो लिखिएगा बट, उसी के जस्ट नीचे लिखना शुरू कीजिए, बट नहीं हुआ बेटा, बट आ गया, इसको मेरी शक्ल पसंद नहीं ना, लिखिए बेटा बट इंटरेस्ट रेट आर too low that people do not want to hold bonds and only want to keep liquid cash, that is speculative demand becomes perfectly elastic with respect to इंटरेस्ट रेट। भाई हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है बेटा, बहुत ही कम। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है तो क्या कोई भी पेमेंट करना चाहेगा क्या? भाई कोई भी बॉन्ड खरीदना चाहेगा नहीं। भाई जब आप हमें इंटरेस्ट उतना दोगे ही नहीं तो हम पैसा फंसा के क्या करें? पैसा फंसा के कोई काम होगा क्या? नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो कहता है कि उस केस में एक काम करो ना, अपने पास ही कैश रखो, मस्त रहो। ये स्थिति जापान में एक बार क्रिएट हुई थी। जापान में बोला था कि अगर आप 10 साल के लिए बॉन्ड परचेज करते हो ना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 0.2% पर एनम। कौन रखना चाहेगा बेटा पैसा? 0.2% पर एनम। तो क्या कहोगे कि भाई छोड़ दे, रहने दे, इससे अच्छा हमारे जेब में पैसा है ना तो उसी में मस्ती है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो क्या उस केस में आप बॉन्ड परचेज करोगे क्या? नहीं करोगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ खरीदते, जो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा उतना बॉन्ड परचेज करता चला जाएगा। इसलिए क्या लिखा है कि परफेक्टली इलास्टिक होता है किसके रिस्पेक्ट में? इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये याद रखिएगा कि हमेशा आरबीआई जो है किस को फॉलो करेगा बेटा? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करेगा। आगे हम लोग ये भी जब फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो अभी जो मोटिव है हमारा किसके अनुसार देखेंगे बेटा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। ओके, जितना इंटरेस्ट का रेट कम होगा बॉन्ड का परचेज उतना ही कम होगा, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो ये ध्यान में रख लेंगे। बट फील तो आया ही नहीं बेटा। ये तो कहानी जो हमने शुरुआत में देखी थी, कितनी तरीके की कहानी थी बेटा? 3 तरीके की ना। एक था क्लासिकल, एक था हमारा कौन सा, कैम्ब्रिज, और एक हमारा कौन सा था, केंजियन थ्योरी। 3 था। तीनों के अनुसार हमने देखा कि एक में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव था, एक में ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी दोनों मेथड था, और तीसरे वाले में भाई स्पेकुलेशन की बात करनी है हमें, इन्वेस्टमेंट की भी बात करनी है, रिटर्न के बेसिस पर भी बात करनी है। ये तीनों चीजें हम लोगों ने यहां पर देखा।
लेकिन क्या केंजियन ने जो एक बार बोल दिया हमेशा के लिए वही सिद्ध साबित हो गया क्या? क्या उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा? तो इसका मतलब एक ना एक ऐसी भी एक्टिविटी होगा जो पोस्ट केंजियन चेंजेस को बता रहा होगा। किसको बताएगा बेटा? कि भाई जो केंजियन का कंसेप्ट था उसके बाद क्या बदलाव उसमें हुआ है, उसकी भी बात होगी या नहीं होगी? उसकी भी बात देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो चलिए जरा अब उसी के बात हम लोग करते हैं बेटा। तो तीन कंसेप्ट हम लोग लिख लिया था। पहला क्लासिकल, दूसरा कैम्ब्रिज, तीसरा केंजियन थ्योरी। ये तो तीन हमारे थ्योरी कंसेप्ट थे इसके। अब चौथा लिख लीजिएगा कि भाई केंजियन के कंसेप्ट के बाद, केंजियन के कंसेप्ट के बाद की बात करें तो मतलब पोस्ट केंजियन डेवलपमेंट्स। यही रख दो, पोस्ट केंजियन डेवलपमेंट्स एक साथ ही रख दो। कोई कहता है बेटा इसमें सबसे पहला इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेज। इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेज। बेटा यहां पर ना दोनों की बात होती है, दो लोगों की बात होती है। एक होता है बेटा बॉमॉल और एक होता है टोबिन। तो लिखिएगा, ये कंसेप्ट आया था 1952 में और टर्बिन का आया था बेटा 1956 में। ये जो इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस है इसको किस किसने एक्सप्लेन किया? बॉमल ने 1952 में, और टॉबिन ने कब किया था बेटा? 1956 में। कहता है दे डिटरमाइंड theory of transaction demand for money known as inventory theoretic approach। बेटा इन्वेंट्री का मतलब होता क्या है? स्टॉक। भाई हमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग मनी रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? तो वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? बताओ। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ स्टोर। इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ स्टोर। क्या हमने जमा रखा है, जो जमा है वही हमारा क्या होगा? स्टॉक होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं समझने के लिए कि इन्वेंट्री इज इक्वल टू स्टोर वैल्यू, है ना? इन्वेंट्री बराबर क्या हो जाएगा? स्टोर वैल्यू। अब इसके अंतर्गत सबसे जो पहली बातें करेंगे वो है बेटा ट्रांजैक्शन डिमांड। कौन सी बातें आ गई? ट्रांजैक्शन डिमांड। कहता है इन दिस अप्रोच मनी, मनी को हम लोग यहां पर रियल कैश बैलेंस के नाम से भी जान सकते हैं, was essentially viewed as inventory held for
ट्रांजैक्शन पर्पस। किस पर्पस से बेटा? ट्रांजैक्शन के पर्पस से। तो इसका मतलब वैसा मनी जो हमें कुछ भी ट्रांजैक्शन करने के लिए चाहिए, वही हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड होगा, ये नहीं होगा बेटा? है ना? कहता है इन्वेंट्री मॉडल assumes that there are two media of स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू किसका नाम बताया था बेटा? इन्वेंट्री का ना। पहला मनी इन हैंड, भाई अपने पास क्या माल पानी रखे हैं हम लोग? इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट्स, जिस पर हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा हो। इसका आसान शब्दों में मतलब क्या हो गया बेटा? जिस पर हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा हो। भाई हमने बैंक में जमा रखा है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, और वो हम अपनी जरूरत के लिए ही तो रखे हुए हैं ना, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं करी ना, हमने जमा रखा हुआ है, तो उस पर इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? इन्वेंट्री मॉडल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? कहता है देयर इज ए फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड such alternative financial assets. There is a fixed cost of making transfer between money and such alternative financial assets. इसको ना नेपाल वाले बच्चे बड़ी प्यार से समझ सकते हो। इंडिया के एटीएम से पैसे निकालते हो, चार्ज कट जाता है, जस्ट लाइक एक ब्रोकर्स कमीशन हो गया ही नहीं हो गया? अपना ही माल है, निकालने के ट्रांसफर करने के खर्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड कॉस्ट हमारा वहां पर होगा। चाहे तुम 1 रुपए निकालो या 1000 निकालो या 10,000, 300 रुपये साफ, 250 कम हो गया ना रे? इंडियन नेपाल तो चार्ज लग रहा है, ये नहीं लग रहा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा मनी है, इस मनी को जो हम लोग ये फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं ब्रोकर्स कमीशन आएगा, ये नहीं आएगा बेटा? क्या आ जाएगा इसके बीच में? ब्रोकर्स कमीशन आएगा। फिर कहता है Baumol asserts that individuals hold money for ट्रांजैक्शन पर्पसेज। बॉमल क्या कहता है कि इंसान जो है क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपना माइंड किसके ऊपर रखेगा? पैसा को होल्ड करने के ऊपर, ताकि क्या कर सके? आगे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सके। दे ऑल्सो इनकर कॉस्ट when they hold the inventories of money। सर इसमें कौन सा नुकसान? भाई तुमने पैसा होल्ड करके रखा है, तब भी क्या कह रहे बेटा कि कॉस्ट इनकट होगा। तुम पैसा रखो, उस पर तुम्हें क्या इनकट होगा? कॉस्ट। सर ऐसे कैसे हो सकता है कॉस्ट इनकट? अरे होता है।
तुम अपने हाथ में रखे हो, 1 ही रुपए इंटरेस्ट मिला क्या? नहीं ना। लेकिन अगर बैंक में रखा होता तो ये जो इंटरेस्ट का लॉस हुआ, ये एक तरीके से आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा? ये अगर हाथ में नहीं रखा होता तो 6% पर एनम मिल रहा होता। अगर हाथ में हमने पैसे नहीं रखा होता तो कहीं ना कहीं हमें ये क्या होता, एक फिक्स्ड परसेंट मिल तो रहा होता ना भाई। तो उसके बेसिस पे बात करेंगे या नहीं करेंगे? ओके। तो बॉमल ने यही कहा कि भाई जब लोग ट्रांजैक्शन के पर्पज से मनी को क्या करेगा बेटा, होल्ड करेगा, अपने पास रखेगा, तो कहीं ना कहीं पर होल्ड करने के कारण वहां पर क्या होगा, एक कॉस्ट इनकर्ड होगा। उसी कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अर्थात इंटरेस्ट का त्याग। क्योंकि आपने अपने पास पैसा रखा है तो इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। अगर अपने पास नहीं रखा होता, बैंक में होता, तो हमें कुछ ना कुछ क्या मिल रहा होता, इंटरेस्ट मिल रहा होता नहीं बेटा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखाने की तो जरूरत नहीं ना, प्रोडक्शन में तो पढ़ ही चुके थे ना हम लोग कि जो हमने खो दिया, जो हमने त्याग दिया, अगर हाथ नहीं रखा होता तो इंटरेस्ट मिलता। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत। ओके। फिर कहता है बेटवा, बॉन्ड्स एंड शेयर्स प्रोवाइड हायर रिटर्न्स बट आर रिस्की। बेटा इन्वेस्टमेंट में तो हमने पहले ही बोला था, हाई रिस्क हाई गेन। रिटर्न हमें ज्यादा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी क्या होगा, और अगर अपने पास में रखें रिस्क 0 और रिटर्न 0, होगा ही नहीं होगा। तो बॉमल ने यह भी बात बोली कि भाई जितने लोग बॉन्ड्स या शेयर्स में पैसे लगाएंगे, रिटर्न आने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होगी। रिटर्न आने की संभावनाएं क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन नुकसान होने की भी संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होगी। फिर कहता है, सेविंग डिपॉजिट्स आर क्वाइट सेफ एंड रिस्क फ्री बट रिटर्न्स आर लो। याद है बेटा प्रोडक्शन में हमने मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग बताया था। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में क्या बोला था कि भाई डर नाम मात्र का, तो रिटर्न भी कम होता, ये नहीं होता। लो रिस्क लो गेन बताए थे, नहीं बताया था? याद है ना मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग? कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेज बताए थे हमने, सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में बोला था कि भाई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पैसे जमा रखना ताकि निश्चिंत रहें, उतना ज्यादा रिस्क ना हो, चाहे रिटर्न कम ही हो। और इन्वेस्टमेंट में हमने बोला था कि भाई विनियोग करना, शेयर्स वगैरह में पैसे लगाना, तो वहां पर क्या होगा, रिटर्न ज्यादा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, ये नहीं होगा। फिर कहता है, बॉमल एंड टॉबिन proclaim that transaction demand for money depends on rate of interest। भाई देखो, अगर तुझे कोई मुंह पे लालच दे, जमा करना 10% देंगे, जमा करना 15% देंगे, तो थोड़ा सा भावना में बहते हैं ये लोग, नहीं बहते हैं। तो बोला कि ये तो देखो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड होगा कि लोग चाहता क्या है। अभी हमने बताया कि जापान में 10 साल के लिए 0.2% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिल रहा। कौन खरीदना चाहेगा भाई, कौन बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा? लेकिन अगर वही कह दें बॉन्ड खरीद 25% देंगे, है क्या बात करते हैं, ला छोड़ो, अपने पास रख के क्या फायदा, लगाओ।
होता ही नहीं होता। आदमी का क्या होता है, मेंटेलिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही यहां पे कहता है कि भाई ये इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या होगा बेटा, डिपेंड करेगा। कहता है बॉमल हैज प्रूव्ड दैट द एवरेज अमाउंट of cash withdrawal which minimizes that cost is given by। तो यहां पर एक छोटू सा फॉर्मूला है कि कैश विड्रॉल इज इक्वल टू 2BY डिवाइड में R का रूट। C तो हमारा हो गया बेटा कैश विड्रॉल, C हमारा क्या हो जाएगा, कैश विड्रॉल। Y तो हम लोग जानते हैं कि भाई इनकम होगा, और इनकम किसका, इंडिविजुअल का ना। R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो B है बेटा, B का मतलब है ब्रोकर्स फी या कमीशन, जो भी लिखना चाहे। ओके, हो गया। फिर लिखिएगा बेटा, दिस अप्रोच also suggests that the demand for money and bonds depends on the cost of making a transfer between the two। भाई जितना ज्यादा हमारा ट्रांसफर कॉस्ट होगा, उतना कम हम लोग इस तरीके की बात करेंगे या नहीं करेंगे, विड्रॉल उतना करेंगे क्या, नहीं। तो अगर ब्रोकर्स फी ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो जाएगा, तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, कम से कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो ऊपर सारी चीजें पढ़े हैं ना, इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं हम लोग। अब ये मत बोलना सिर्फ सिर्फ यही करवाना था। ब्रोकर्स फी जितना बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा, तो ट्रांजैक्शन उतना ही कम होगा। पहला बात तो ये कि भाई ब्रोकर्स का फीस जितना बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, उतना बढ़ेगा। भाई अगर तुम लोगों को बोलते कि पर ट्रांजैक्शन 500 लेंगे, तो ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे क्या, नहीं भाई, रहने दे, काहे लिए इतना बेकार में पैसा बर्बाद करना। तो ऑटोमेटिक है कि भाई अगर ब्रोकर्स का फीस बढ़ा तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, मिनिमम से मिनिमम करेंगे। यही बात हमने ऊपर लिखा था कि भाई जो ट्रांजेक्शन है उसको क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट हमारा क्या होगा, बढ़ रहा होगा। फिर कहता है बेटा
कि अगर हम मनी की बात कर रहे हैं, अर्थात हम कैश की बात कर रहे हैं, या हम यूं कह दें कि डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, या हम लोग डिमांड डिपॉजिट को हम लोग कहते हैं बेटा करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो इस सब केस में क्या होगा, हमारा जो रिटर्न होगा 0%। भाई घर में पैसा रखे हुए तो क्या इंटरेस्ट मिल रहा होगा क्या, लेकिन सिक्योर्ड रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा पैसा कोई ले नहीं सकता है। तो यहां पर रिस्क फ्री बात करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, घर में आग लग जाएगा बेटा, बुर्बक। अब इन सब चीजों से नहीं कहते, उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, बुर्बक। ये नहीं तुमको पता है, अकाउंट्स का पड़ता है रे। ठीक है ना, एबनॉर्मल लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन किया जाता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, इन सबको बुर्बक है। तो यहां पर रिटर्न हमारा क्या होगा 0%, और रिस्क फ्री है या नहीं है, भाई घर में पड़ा हुआ है, काहे का नुकसान, लेकिन रिटर्न भी कुछ हमें मिलेगा नहीं। लेकिन अगर यहीं पर हम बॉन्ड्स या शेयर्स वगैरह परचेज किए होंगे तो इस केस में रिटर्न क्या होगा बेटा, हाई रिस्क ऑल्सो है। तो ऊपर जो हमने पूरा लिखा है ना, उसका सारांश यही दो बातें बनती है, और थे किसके अनुसार, बॉमल और टॉबिन के अनुसार। ओके बेबे। अब ये चॉइस कि भाई पैसवा हम अपने पास रखें या हम बॉन्ड या शेयर खरीदें, इसमें सब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये इंडिविजुअल चॉइस है, तुम्हारी मर्जी, तुम रखना चाहो या जमा करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। भाई कुछ लोग ऐसा होगा ना, भैया वहां पर बोल भी रहा है तब भी हम लोग नहीं करेंगे, हमें अपने पास ही रख रहा है, या कुछ बोलेगा ना भैया रहने दे, हम तो वहीं पर इन्वेस्ट ही करेंगे। आपकी मर्जी है ना। तो इसमें लिख लीजिएगा यहां पर, एलोकेशन ऑफ एसेट्स इज इंडिविजुअल्स चॉइस। भाई आपकी मर्जी है कि आप अपने एसेट्स का एलोकेशन कैसे करते हैं, आपको वो अपने पास कैश इन हैंड के रूप में रखना है या बॉन्ड या शेयर परचेज करना है, ये आपका काम है, आप जानो। तो मतलब ये हमारा सारा नजरिया क्या था, ट्रांजैक्शन बेस्ड था या नहीं था। तो इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा था बेटा, ट्रांजैक्शन डिमांड लिखा था, याद आया। पहला नाम क्या दिया था हमने, ट्रांजैक्शन डिमांड। अब इसी में लिखिए बेटा दूसरी बात है, फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। याद है ना, शुरू में हम लोग QTM पढ़े थे, सबसे पहला क्लासिकल वा में। क्लासिकल वाले को यही नाम दिया था, ये नहीं दिया था। तो अगर QTM का हम लोग या क्वांटिटी थ्योरी का अगर हम लोग रीस्टेटमेंट देखें, तो ये रीस्टेटमेंट क्या था, तो इसको बताया गया था बेटा किसके द्वारा, नाम में ही लगा हुआ है, फ्राइडमैन। तो उसका पूरा नाम था बेटा मिल्टन फ्राइडमैन। वो मिल्टन गिलास उलास डब्बा हुआ मत समझ लेना, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, मिल्टन फ्राइडमैन। कब दिया गया, 1956। बेटा जहां जहां भी नाम और ईयर लिख रहे हैं ना, उसको तो याद रख ही रख लेना। जहां जहां पर नाम और ईयर लिख रहे हैं
उसको तो बेसिकली याद रखना, बाकी कुछ रखो या ना रखो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सब बनता है और आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये फ्राइडमैन भाई साहब ने कहा ही एक्सटेंडेड Keynes speculative money demanded within the framework of assets price theory। अब बदल के नाम क्या हो गया बेटा? एसेट्स प्राइस theory। He treats the demand for money as nothing more than the application of a more general theory of demand for कैपिटल एसेट्स। इसको याद नहीं रखना, सिर्फ कंक्लूजन इसका याद रख लेना। कंक्लूजन है भाई मैं तेरे साथ हूं। मतलब जो केंज ने कहा था ना एज इट इज, ये उसको उतार दिया। जो केंज ने कहा था उसी को एज इट इज क्या हुआ बेटा? उतार दिया। किसने? फ्राइडमैन ने, मिल्टन भाई साहब ने, है कि नहीं? फ्राइडमैन अगर नाम याद ना रहे तो मिल्टन भाई साहब। तो जो किंज ने कहा था, भाई किंज का भी मोटिव क्या था? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना, स्पेकुलेटिव की बात कर रहे थे। और ये भी कहता है कि एज इट इज उसी बात को हम भी कहते हैं, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करते। अब जैसे आपने एक नाम सुना होगा एसआईपी। आप लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंतर्गत पढ़ते होंगे इस टॉपिक को। एक नियमित समय अंतराल पे हमेशा इक्वल पैसा जमा करते जाते हो, बाद में वैल्यू का होगा। मतलब एक तरीके का हम ये सोचते हैं कि बाद में एक परमानेंट इनकम की बात हो। आप लोग देखते होंगे कि एलआईसी वगैरह जो इस तरीके का पॉलिसी निकालते कि ऐसे पैसे जमा कीजिए, उसके बाद हर साल आपको इतना इतना मिलता रहेगा, जिसको एनपीएस भी बोल देते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। नहीं हो जाता। तो इसमें भी वही बातें हमारी हो रही है। तो लिखिएगा बेटा, डिमांड फॉर मनी, यहां पे भाई मैं तेरे साथ हूं, भाई का मतलब समझ गया ना? केंज, ठीक है ना? डिमांड फॉर मनी इज एफेक्टेड बाय, डिमांड फॉर मनी इज एफेक्टेड बाय परमानेंट इनकम relative returns on assets। ये जो परमानेंट इनकम होता है ना बेटा, इसी को हम लोग कह देते हैं मेजर्स ऑफ वेल्थ। क्या नाम देते हैं बेटा?
मेजर्स ऑफ वेल्थ, अर्थात प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम। क्या नाम दे देंगे? अब तो नाम याद आ गया होगा कि आपने एन्युटी में पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम। तो हमें यहां पे फॉर्मूला वगैरह की तो जरूरत है नहीं, हम काहे लिखे भाई, सिर्फ नाम याद रखना कि डिमांड फॉर मनी जो है प्रभावित होगा परमानेंट इनकम से भी और रिलेटिव रिटर्न्स ऑन एसेट से भी। ओके, फिर कहता है बेटा फ्राइडमैन maintains that it is the permanent income which affects demand for money. He determines 4 determinants। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? जिसके कारण कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है या फैक्टर इफेक्टिंग। तो हमारे थ्योरी जो मनी डिमांड है उसको इफेक्ट करने वाले कितने डिटर्मिनेंट्स? तो ही डिटरमाइंस 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। कि ये जो डिमांड फॉर मनी है वो किस किस से प्रभावित होता है जरा उसका देखें। तो खाली नाम लिख लीजिएगा, टोटल वेल्थ। वेल्थ का संपत्ति है तुम्हारे पास भाई, अगर वही नहीं है तो तुम कुछ भी डिमांड की बात कर सकते हो क्या? नहीं, जितना वेल्थ उतना ज्यादा डिमांड। फिर दूसरा डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। तीसरा डिमांड फॉर मनी rises if opportunity cost of money holding falls। भाई अगर मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा तो तुम होल्ड करोगे ही नहीं हो करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ही कम है तो तुम मनी होल्ड कर सकते हो। और चौथा डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। ये तो पूरा का पूरा चैप्टर सब में ही पढ़ेंगे तो ऊपर में तो टेंशन ही ना है इसके बारे में। तो इन सब के कारण भी हमारा मनी डिमांड प्रभावित होगा, ये नहीं होगा बेटा? बोलो। और अब सबसे लास्ट पॉइंट आखिरी के 5 मिनट के लिए, संयोग से टाइमिंग भी हमारा 10:55 हो रहा है, तो जल्दी से उसको हम लोग करते हैं और फिर हम उसको खत्म करने की बात करते हैं। ओके, तो तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारा है बेटा डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। इसको दिया गया था बेटा टॉबिन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? टॉबिन का नाम था बेटा जेम्स टॉबिन। इन्होंने कहा
according to him, an investor is faced with a problem of what proportion of his portfolio of financial assets he should keep in form of ready money and in form of इन्वेस्टमेंट। बेटा एक वो बताओ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, अब हर कोई ये चाहता है ना कि भाई हम ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास 10,000 है, तो क्या हमें अपने पास रखना चाहिए? रेडी मनी का मतलब हो गया जेब में रखना चाहिए, कैश रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए, और क्या हम इन्वेस्टमेंट करें? तो ये टेंशन तो हर किसी के साथ होगा ना। अब ये एक तरीके का रिस्क है ये नहीं भाई, तुमने सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया, पता चले डूब जाए तो सब साफ। तुमने अपने पास होल्ड ज्यादा से ज्यादा कर लिया, इन्वेस्ट तुमने कम किया, बाद में पता चला वो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अफसोस होता, ये नहीं होता। तो मतलब ये एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट हो जाता, ये नहीं हो जाता भाई। क्या हमको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, मतलब क्या हमें वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या हमें रेडी मनी के रूप में रखना चाहिए? इसी को बताया था किसने बेटा? जेम्स टविन। कहता है अकॉर्डिंग टू हिम an individual behavior shows risk aversion, which means they prefer less risk। तो फिर टविन ने कहा कि हाँ, हमें अब ये देखने से पता चलता है कि लोग जो है रिस्क क्या करना चाहते बेटा? कम कवर करना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। ओके, तो इतना ही, बाकी सब हमारा मोह माया है, कुछ भी और इस चैप्टर में पढ़ने की आवश्यक, इस यूनिट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी डिमांड फॉर मनी। लेकिन खाली डिमांड कह देने से काम चल जाएगा, सप्लाई ना देखना पड़ेगा। तो देखिएगा यूनिट 2 हमारा सप्लाई होगा, बट कल संडे है और कल सुबह 9 बजे से इंडियन इकोनॉमी करवाएंगे और कंप्लीट करवाएंगे 11:15 बजे तक। तो 9 बजे से लेके 11:15 बजे तक इंडियन इकोनॉमी की कंप्लीट क्लास होगी। तो कोई भी बच्चा मिस ना करे, कोई आओ या ना आओ, ठीक है, मेरी क्लास होगी, चाहे एक बच्चा हो या ना हो, मैं ऑनलाइन क्लास चला दूंगा, रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा, बात खत्म है। ओके, कल इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होगा।